आज वीडियो वार्ता में हम अनुवाद के स्वरूप और क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अम्बरीश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय मचांदुर, दुर्ग में आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुवाद हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। इसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए इसकी परिभाषा देते हुए कैटफर्ड कहते हैं कि एक भाषा, जिसे स्रोत भाषा कहते हैं, कि पाठ सामग्री का दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा की समतुल्य पाठ सामग्री में पुनः स्थापन करना ही अनुवाद है। भारतीय भाषा वैज्ञानिक रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने अनुवाद की परिभाषा बताते हुए कहा कि अनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा के पाठ में इस प्रकार अंतरण होता है कि मूल पाठ का संप्रेष्य अनुदित पाठ में प्रतिस्थापित हो जाए। अर्थात जो हम स्रोत भाषा में कहना चाहते हैं, वह संदेश, वह विचार अनुदित पाठ में पूरी तरह से आ जाए, यानी लक्ष्य भाषा के पाठ में पूरी तरह से वह बात आ जाए। इसी बात को कैलाश चंद्र भाटिया जी कहते हैं कि अनुवाद वह प्रविधि है जिसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात को, विचार को, सामग्री को दूसरी भाषा में उसी क्षमता के साथ कह दिया जाता है। अर्थात जो प्रभाव स्रोत भाषा के मूल पाठ को पढ़कर पाठक के अंदर उपस्थित होता है, पाठक के पर जो प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ को पढ़कर भी महसूस करे अगर पाठक, तब हम मानते हैं कि सही अर्थों में अनुवाद का दायित्व पूरा हुआ है। वस्तुतः अनुवादक को प्रारंभ में दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था। उसको मूल लेखक का, मूल रचनाकार का अनुकरण करने वाला मात्र समझा जाता था। उसको हमारे समय में, हमारे समाज में, हमारे साहित्य की दुनिया में बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था कि एक सामान्य अपना आजीविका चलाने वाला एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो ये भी था कि अनुवादक को हमेशा वंचक माना जाता था। कुछ ऐसे अनुवाद के उदाहरण थे विश्व में या हमारे सामने, जिसको देखकर कहा जाता था, जिसके आधार पे ये अनुवादक को विश्वासघाती भी कहा जाता था। एक इतालवी कहावत ही बन गई, इटली में एक कहावत ही बन गई थी कि ट्राडूटोरे ट्रेडिटोरे, ट्राडूटोरे ट्रेडिटोरे, अर्थात अनुवादक विश्वासघाती होता है। वह मूल की बातों में हेर फेर कर देता है। कई बार अनुवाद की तुलना उस सुंदर स्त्री से की गई कि वह अनुवाद उस सुंदर स्त्री के समान है जो सुंदर है पर वफादार नहीं है, और वफादार है पर सुंदर नहीं है। अर्थात मूल संप्रेषण के साथ अगर न्याय हुआ है तो शिल्प के स्तर पर उसका अनुवाद नहीं हो पाया है, अर्थात लक्ष्य भाषा में वह प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से कहा गया कि अगर वह बनावट में
मतलब शिल्प के आधार पर अगर सफल रहा अनुवाद तो उसके संदेश में कुछ छूट गया है या पूरी तरह से रूपायित नहीं हुआ है। बाद में जब विभिन्न देशों के बीच आवागमन, राज्यों के भारत के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के बीच आवागमन बढ़ा, परस्पर निर्भरता बढ़ी, तब अनुवाद का ज्ञान का क्षितिज जैसे विस्तृत होता गया, वैसे ही अनुवाद का क्षितिज भी विस्तृत होता चला गया। भारत में प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना का आधारभूत तत्व पारिभाषिक शब्दावली के बाद दूसरा अनुवाद ही है। विश्व के विभिन्न भागों, वर्गों, व्यवसायों के लोगों के भीतर एक दूसरे को जानने समझने की इच्छा बलवती होने लगी, जिसके लिए पश्चिमी देशों की भाषाओं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, जापानी, कोरियन, हिब्रू आदि तथा तकनीक, औद्योगिक, चिकित्सा, विधि, वाणिज्य से लेकर सांस्कृतिक और आदान प्रदान जीवन का मूल हिस्सा बन गया। अब जो संपूर्ण विश्व था वो एक तरह से एक परिवार जैसा महसूस करने लगा। विश्वग्राम भूमंडलीकरण की अवधारणा सामने आई। लोगों की दर्द, बेचैनी, आंसू, उल्लास के बीच एक अजीब सा समान एहसास होने लगा। इंटरनेट ने, संचार के सेवाओं ने, आवागमन के सेवाओं ने विभिन्न राष्ट्रों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। वैश्विक संस्थाओं, WHO, WTO, UN, इसके माध्यम से लोग विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, देशों के विभिन्न राष्ट्रों के लोग आपस में वाणिज्य, व्यापार, नीति, रोजगार, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करने लगे। और यह आदान प्रदान संस्कृतियों में भी आदान प्रदान होने लगा। टूरिज़्म, व्यापार, एक टूरिज़्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरने लगा पूरे विश्व में। तब अनुवाद की महत्ता धीरे धीरे बढ़ने लगी। वस्तुतः किसी भी देश की सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं, वैज्ञानिक शोधों, औद्योगिक विकास, चिकित्सा, विधि के लिए अनुवाद एक अनिवार्य माध्यम बन गया। अनुवाद के सहायता से प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसी विषय अथवा ज्ञान शाखा का अध्ययन अपनी मातृभाषा में सरलता से समझ सकता था। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था कि कोई भी देश सभी देशों की सभी भाषाओं को समझने और जानने लगे, सीखने लगे। इसलिए अनुवादक की महत्ता बढ़ी, जो दो भाषाओं के बीच में एक सेतु का काम करता था। उनके साहित्य, विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, संस्कृति दोनों के पारगमन में अनुवादक एक प्रमुख, बहुत बड़ा साधक के रूप में, एक बहुत बड़ा सहूलियत के रूप में हमारे सामने आया। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत अनुवाद को हम रखते हैं, किंतु अनुवाद के स्वरूप के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग जहां अनुवाद को कला मानता है, स्वयं प्रसिद्ध कवि एजरा पाउंड ने अनुवाद को साहित्यिक पुनर्जीवन कहा है, वहीं विद्वानों का दूसरा वर्ग उसे विज्ञान मानने पर जोर देता है। कोई अनुवाद को एक शिल्प के रूप में मान्यता देता है। आधुनिक युग में जहां ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जाने से वहां अनुवाद
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अधिक प्रयोग होने के कारण अनुवाद को विज्ञान माना जाने लगा है। कुल मिला इसलिए हमें अनुवाद के स्वरूप पर विचार करते समय इन तीनों पहलुओं पर विचार करना होगा कि क्या अनुवाद विज्ञान है, क्या अनुवाद शिल्प है, या अनुवाद एक कला के रूप में है। अगर हम देखते हैं कि अनुवाद को अगर हम विज्ञान मानते हैं, तीनों पर परखने से पहले हमें तीनों की विशेषताओं को, अर्थात अनुवाद या विज्ञान या शिल्प या कला, इन तीनों की विशेषताओं को जानना होगा, वो भी आधुनिक अर्थों में। अंग्रेजी के एक मानक कोश के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों का विवेचन करती है और ये तथ्य एक विशेष क्रम में अनुवाद तथा निश्चित नियमों से परिचालित होते हैं। इस व्याख्या के अनुसार विज्ञान तथ्य केंद्रित और विशेष क्रम तथा नियमों से अनुबद्ध होता है, अर्थात तथ्य, अनुक्रम तथा नियम ये विज्ञान के आधार तत्व हैं। वस्तुतः किसी भी विषय के व्यवस्थित एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जब किसी विषय का व्यवस्थित वैज्ञानिक निरीक्षण विश्लेषण किया जाने लगता है, तब वह विज्ञान की संज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। आज अनुवाद व्यक्ति आधारित प्रक्रिया न रहकर व्यवस्थित वैज्ञानिक विवेचन करने योग्य बन गया है। अनुवाद के विकास ने उसे विज्ञान की व्यवस्था में ढाल दिया है। दो भाषाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर निश्चित किए गए वैज्ञानिक नियम से ही मशीन अनुवाद संभव हो सका है। यद्यपि अनुवाद का विज्ञान पक्ष वास्तविक अनुवाद प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में होता है, अनुवाद करने में नहीं। उसकी प्रक्रिया की आधार भूमि वैज्ञानिक चेतना है, लेकिन अनुवाद स्वयं विज्ञान उस रूप में नहीं है। कुछ हद तक हम अनुवाद को विज्ञान तो मान सकते हैं, किंतु उस रूप में शुद्ध विज्ञान नहीं है जिस रूप में गणित, रसायन, भौतिकी विज्ञान है, बल्कि इसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान की तरह एक विज्ञान कहा जा सकता है। अगर हम कला के बिंदु पर इसका परीक्षण करते हैं तो कला का सीधा संबंध सर्जनात्मक प्रतिभा या सर्जना पर निर्भर है। जब मनुष्य अपने भाव, अनुभूति, विचारों को रंग, रूप, रेखा, शब्द आदि के माध्यम से व्यक्त करता है, तब उसे कला कहा जाता है। सामान्यतः कला के दो रूप स्वीकार किए जाते हैं, पहला सुकुमार कला और दूसरा प्रयोजन कला। सुकुमार कला से ही साहित्य का विशेष संबंध है, जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई भी रचनाकार, कोई भी लेखक अपने भाव, विचार आदि को मूर्त रूप प्रदान करता है। अनुवाद इस कलाकृति का उसमें निहित रस, भाव और सौंदर्य का लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार किया गया पुनः सृजन है। इसी बात को रेखांकित करते हुए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि भूस भरे कबूतर से बेहतर है फुदकती हुई नन्ही गौरैया। वैज्ञानिक सरोकारों से आधार पर शब्द प्रतिशब्द के रूप में अनुवाद को रखने से की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको जीवंतता उसमें पैदा करें, और जीवंतता सृजनात्मक होता है, सृजन से ही पैदा हो सकती है। साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद को पढ़ते समय हमेशा मौलिक रचना या मूल के
आनंद जैसा अनुभव महसूस करने की मांग हमेशा रहती है। अनुवाद साहित्य में उपस्थित अनुवाद के कई सारे बेहतरीन उदाहरण अनुवाद की सृजनशीलता की पुष्टि करते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन द्वारा अनुदित मधुशाला, जो उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद पहले अंग्रेजी में फिट्जराल्ड ने किया और फिट्जराल्ड के अनुवाद से फिट्जराल्ड की अनुदित रचना से हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी में मधुशाला नाम से उसको प्रस्तुत किया। लेकिन मधुशाला पढ़कर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि हम अनुदित रचना पढ़ रहे हैं। या जैसे अमृत राय ने स्पार्टेकस का अनुवाद आदि विद्रोही के रूप में किया, तो ये सारे मूल किसी रचना का आनंद आस्वाद प्रस्तुत करते हैं। अनुवाद के साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में कहा जाता है कि एक सृजनशील हृदय ही दूसरे सृजनशील हृदय की कलाकृति का पुनः सृजन कर सकता है। अनुवादक को मूल पाठ में व्यक्त रचनाकार की संवेदनाओं के साथ ऐक्य स्थापित करना पड़ता है। साहित्यानुवाद को इसलिए कला माना जा सकता है, माना गया भी है। प्रायः अनुदित रचना को कलाकृति ही माना गया है, फिर चाहे अनुवाद की प्रक्रिया में भले ही वैज्ञानिकता का स्वीकार किया जाए। परंतु इसके साथ ही एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अनुवाद में केवल साहित्य का अनुवाद ही तो नहीं है। अनुवाद के अंतर्गत विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, वैज्ञानिक, तकनीकी, मानविकी, सामाजिक, चिकित्सा, विधि आदि, जनसंचार आदि से संबंधित अनेक प्रकार के अनुवाद कर्म आते हैं, जिसमें सृजनात्मकता की अपेक्षा मूल पाठ के प्रस्तुतिकरण का दबाव अधिक होता है। मूल पाठ के साथ न्याय करने की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसे पूर्णतः कला नहीं मान सकते। रही बात शिल्प की, तो शिल्प कला का ही अवर रूप है, जो सृजनात्मक प्रतिभा की अपेक्षा निर्माण कौशल पर निर्भर करता है। इसके लिए संयोजन तथा रूप सज्जा की क्षमता की अपेक्षा रहती है, जो नैसर्गिक गुण न होकर प्रायः प्रशिक्षण तथा अभ्यास के द्वारा अर्जित विशेषता ही है। इस दृष्टि से शिल्प या कौशल को कला का निम्नतर रूप माना गया है। इसके साधक धर्म है निपुणता और अभ्यास। शिल्प उत्कृष्ट अनुवाद के लिए इस कौशल की भी आवश्यकता होती है। कृति अनुवादक का दायित्व मूल पाठ को अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करके ही पूरा नहीं हो जाता। इसके लिए अपने अनुवाद को सजा संवार कर मूल पाठ के समतुल्य रूपाकार आरूप प्रदान करना भी ज़रूरी होता है। यह प्रक्रिया ही शिल्प है, जो उत्कृष्ट अनुवाद का अनिवार्य गुण है। विद्यार्थियों, इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुवाद पारिभाषिक अर्थ में न तो विज्ञान है और न ही कला। इसके अतिरिक्त उसे निश्चित रूप से शिल्प भी कहना तर्कसंगत नहीं होगा। वास्तविक स्थिति यह है कि आधार विषय के अनुसार अनुवाद में इन तीनों तत्वों का ही यथानुपात समावेश रहता है। साहित्यिक अनुवाद, विशेष रूप से काव्यानुवाद का अंतर्भाव जहाँ कला की परिधि में ही हो जाता है, वहाँ वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय अनुवाद में विज्ञान के आधार तत्वों का प्राधान्य रहता है, जबकि शिल्प का प्रयोग प्रायः सर्वत्र ही मिलता है। इस तरह से वर्तमान समय में, आधुनिक समय में अनुवाद एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। अब हम विचार करेंगे अनुवाद के क्षेत्र पर। अनुवाद की तो बहुत एक दीर्घ परंपरा हिंदी और विश्व के अन्य भाषाओं में पाई जाती है, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में
अनुवाद के अध्ययन एवं मूल्यांकन की परंपरा उतनी पुरानी नहीं है। वैश्विक संदर्भों में ही भी पिछले कुछ वर्षों से में ही यह एक अनुशासन या अध्ययन शाखा के रूप में विकसित हुआ है। हिंदी में अनुवाद अध्ययन की विभिन्न प्रवृत्तियां 7वें दशक में विकसित हुई हैं। 60 के दशक के उपरांत ही भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुवाद का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1961 ईस्वी में पहली अनुवाद त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। अनुवाद पर अनुसंधान एवं संगोष्ठियों के आयोजन ने सन 70 के उपरांत हिंदी में अनुवाद अध्ययन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्तमान संचार क्रांति के युग में जब ज्ञान के स्रोतों की संख्या बढ़ गई है, आज के मनुष्य के जीवन में ज्ञान का स्थान महत्वपूर्ण हो गया है। ज्ञान ने भाव को भी सहारा देना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में ज्ञान के अभाव में जीवन की कल्पना असंभव हो गई है। बौद्धिकता के इस युग में अनुवाद का महत्व धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ज्ञान के जितने क्षेत्र हो सकते हैं, उनसे अनुवाद के माध्यम से हम अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा व्यवहार के सभी क्षेत्रों में अनुवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अनुवाद भाषा का एक व्यापार है, अतः जहाँ भाषा है वहाँ अनुवाद भी आता है। इसीलिए आज हमारे जीवन में अनुवाद हमारा अभिन्न अंग बन चुका है। अनेक क्षेत्रों में अनुवाद अनिवार्य हो चुका है। जो अनुवाद का इसलिए अनुवाद का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है, जिसको हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। बातचीत में अनुवाद, पत्राचार में अनुवाद, धर्म में अनुवाद, न्यायालयों में अनुवाद, कार्यालयों में अनुवाद, शिक्षा में अनुवाद, सांस्कृतिक संबंधों में अनुवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुवाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुवाद, व्यापार में अनुवाद, विधि में अनुवाद, साहित्य में अनुवाद, भाषा शिक्षण में अनुवाद, संचार माध्यमों में अनुवाद, उसी का एक अंश पत्रकारिता में अनुवाद, पर्यटन में अनुवाद और विज्ञापन में अनुवाद। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह 17 क्षेत्र हैं, ये कुल नहीं है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अनुवाद की उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ रही है। अनुवाद का क्षेत्र व्यापक हो रहा है, लेकिन हम इन 17 क्षेत्रों के अंतर्गत अनुवाद के महत्व का, अनुवाद किस रूप में है, इसका अध्ययन करेंगे। बातचीत में अनुवाद। हम सभी जानते हैं कि आज मनुष्य बहुत गतिशील हो चुका है। विभिन्न भाषाभाषी राज्यों, देशों में उसका आवागमन निरंतर बढ़ रहा है। तो एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति, एक भाषाभाषी व्यक्ति जब दूसरी भाषाभाषी व्यक्ति से संपर्क करता है, तो उसके मूल में, संपर्क के मूल में अनुवाद ही महत्वपूर्ण होता है। आज उड़ीसा का एक डॉक्टर तमिलनाडु में जाकर अपनी सेवाएं देता है वहाँ के हॉस्पिटल में, तो यह अनुवाद के माध्यम से ही वह वहाँ के चीज़ों को समझता है, वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करता है। चाहे वह व्यापारी हो, सेवा के क्षेत्र में हो, या किसी भी अन्य क्षेत्रों में संबंधित, जब भी दो भाषाभाषी आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। पत्राचार में अनुवाद। जब स्थान या देश की सीमा के बाहर हम संप्रेषण करते हैं, सूचनाएं भेजते हैं और अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए हम पत्र का सहारा लेते हैं या ईमेल करते हैं, तो कई बार हम अपनी बात को मौखिक के बजाय लिखित माध्यम का सहारा लेते हैं। यह लिखित माध्यम पत्र है। जब पत्राचार एक भाषाभाषी व्यक्तियों के बीच होता है, तब अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती।
लेकिन जब पत्राचार दो भाषाभाषियों के बीच होता है तब अनुवाद के माध्यम से ही हम अपनी बात को संप्रेषित कर पाते हैं। यह जिस उद्देश्य से पत्राचार किया जाता है उसके आधार पर पत्राचार के कई प्रकार हो सकते हैं। व्यक्तिगत पत्राचार हो सकता है, कार्यालयी हो सकता है, न्यायालयी हो सकता है, व्यावसायिक पत्राचार हो सकता है, राजनयिक पत्राचार हो सकता है, अकादमिक पत्राचार होता है। आज हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 5 भाषाओं को सरकारी भाषा घोषित किया गया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और अपनी देश की भाषा में महासभा को संबोधित करते हैं, तब उसका अनुवाद श्रोताओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जब कोई पत्र वहाँ से निकलता है तो उसको 5 भाषाओं में अनुदित किया जाता है। इस तरह पत्राचार अनुवाद का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। न्यायालय, व्यापार, वैश्वीकरण के समय में या अकादमिक रूप से पत्रों का महत्व असंदिग्ध है, जो अनुवाद के माध्यम से ही भिन्न भाषाभाषियों के बीच संवाद स्थापित करता है। धर्म में अनुवाद आज हम जानते हैं कि धर्म के क्षेत्र में बहुत प्राचीन समय से ही अनुवाद कार्य होता रहा है। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका एक उद्देश्य धार्मिक प्रचार भी था। उसी धार्मिक प्रचार के कारण उन्होंने अनुवाद को बहुत बढ़ावा दिया। आज भी हम विभिन्न धर्मों को, समुदायों के संप्रदायों को, मान्यताओं को जानना समझना चाहते हैं, जिसमें अनुवाद ही एक प्रमुख भूमिका निभाता है। न्यायालयों में अनुवाद 19वीं सदी के न्यायालय के दस्तावेजों की भाषा आज भी फारसी की शैली ही है। अतः जब कोई मुकदमा न्यायालय में आता है और उसके दस्तावेज 100 वर्ष पुराने होते हैं तो हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी खतौनी हो, कोई भी पुराना कागज़ हो, उसमें उसको समझने के लिए अक्सर अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है जिसमें अनुवाद के माध्यम से ही हम अपने पक्ष को रखते और समझते हैं। 5वां, कार्यालय में अनुवाद। कार्यालय जनता के कार्यों को संपादित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। कार्यालय की भाषा और जनता की भाषा एक होने पर अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब कार्यालय की भाषा और जनता की भाषा अलग अलग होती है तब अनुवाद ही वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से संवाद, संपर्क स्थापित होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई, लेकिन आज तक हिंदी को राजभाषा का स्थान पूर्णतः प्राप्त नहीं है। विकास की सामान्य जानकारी को जनता तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता अनुवाद है। हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन कराने के लिए जो फार्मूला सरकार ने तैयार किया है वह भी अनुवाद के सहारे ही संभव है, जिसकी पृष्ठभूमि सरकार के निम्नलिखित प्रावधानों से निर्मित होती है। राष्ट्रपति का आदेश 1955 तथा 1960, राजभाषा अधिनियम बना था 1963, जिसमें संशोधित हुआ 1967 में, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम 1976 यथा संशोधित 1987। इन उपबंधों में व्यवस्था दी गई है कि अंग्रेजी के पत्रों के साथ साथ उनका हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद भी भेजना आवश्यक होगा। इस तरह से कार्यालय में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही विभिन्न कानूनों के अनुवाद करने की बात की गई है। इसी के तहत संविधान का हिंदी अनुवाद तैयार किया गया और विभिन्न सरकारी दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद किए गए। इस प्रकार से अनुवाद कार्यालय का एक आवश्यक अंग बन चुका है। शिक्षा में अनुवाद। शिक्षा हमें दुनिया को देखने, समझने, परखने की दृष्टि देती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपना विस्तार कर पाते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। आज के सूचना क्रांति के दौर में जानकारी का महत्व बढ़ गया है और शिक्षा से हमारी जानकारी या ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार होता है। इसीलिए आजकल शिक्षा में ज्ञान के समस्त क्षेत्र की शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार 20 विषयों तक फैला हुआ है। शिक्षा में हम अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विषयों का अध्ययन करते और कराते।
यदि भारतीय साहित्य को रूस के लोग पढ़ना चाहेंगे या रूस के साहित्य को भारतीय पढ़ना चाहेंगे तो इसके लिए आवश्यक होगा कि उस साहित्य का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए। अनुवाद के प्रौढ़ता के कारण ही जर्मन भाषा की कोई पुस्तक हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि जर्मन भाषा का ज्ञान हमें नहीं है और अंग्रेजी भाषा हम जानते हैं जिसमें उसका अनुवाद तुरंत उपलब्ध हो जाता है। बाद में अंग्रेजी से हिंदी में भी उसको हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अनुवाद के द्वारा हम विश्व साहित्य की किसी भी नई कृति को आसानी से अपनी भाषा के पाठकों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। अंग्रेजी और रूसी भाषा के साथ यही बात है। अनुवाद की प्रौढ़ स्थिति के कारण विश्व साहित्य इन भाषाओं के पाठकों के लिए आसानी से सुलभ है। 7वां बिंदु है सांस्कृतिक संबंधों में अनुवाद। भाषा संस्कृति के वहन का भी माध्यम है। यही कारण है कि दो देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें उनके बीच प्राचीन काल से समता के तत्वों की खोज की जाती है। सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए पहली आवश्यकता है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साहित्य से परिचय प्राप्त करें और इसके लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक देशवासी पड़ोसी व दूर के देशों की भाषाएं समझे। ऐसी समस्या को सुलझाने का उपाय अनुवाद है। इसके लिए आजकल सांस्कृतिक संघ अपने साथ अनुवादकों को लेकर चलते हैं और वे अनुवादकों द्वारा ग्रंथों का अनुवाद कराकर प्रकाशित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुवाद। 8वां बिंदु, किसी भी देश के लिए अन्य देशों से संबंध बनाए रखना उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। कोई भी देश आज आइसोलेशन में, विलगाव में, अलगाव में नहीं रह सकता। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच मौखिक संवाद भी अनुवादक के माध्यम से, आंसू अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्रायः किसी देश में सारे प्रमुख राष्ट्रों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएं बोलने का अभ्यास कराया जाता है, फिर भी यह संभव नहीं है कि राजदूत विश्व की सभी भाषाएं बोल सकें। जब विश्व स्तर का कोई सम्मेलन होता है तो विभिन्न भाषाओं के वक्ता अपनी अपनी भाषाओं में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे में अनुवाद के माध्यम से ही सभी प्रतिभागी वक्ताओं के विचार सुन और समझ पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुभाषी क्षेत्र के अनुवाद में जरा भी चूक होने पर मित्रता शत्रुता में बदल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, इसीलिए किसी भी दस्तावेज का 5 भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार से आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, राजनयिक संबंधों में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। 9वां बिंदु है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आज एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। विश्व में किसी भी भाषा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी पुस्तक आती है तो उससे अनुवाद के द्वारा ही हम संपर्क कर सकते हैं। अनुवाद के माध्यम से ही हम नई से नई टेक्नोलॉजी को अपनी भाषा में जानते और समझते हैं। तीसरी दुनिया के देश आधुनिक प्रौद्योगिकी को उनके साहित्य के साथ अनुवाद के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के वैज्ञानिक नए नए अनुसंधानों और नई नई प्रौद्योगिकी गतिविधियों की जानकारी पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके जिज्ञासाओं की पूर्ति अनुवाद के माध्यम से ही किया जाता है। विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित वैज्ञानिक ग्रंथों से हमारा परिचय अनुवाद के द्वारा ही संभव हुआ है। हॉकिंस की पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास और डॉक्टर कलाम की पुस्तक अग्नि की उड़ान के अनुवाद से हिंदी भाषी जनता भी इन पुस्तकों से परिचित हो गई है। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है व्यापार में अनुवाद। व्यापार के लिए हम एक भाषा से दूसरे भाषा तक पहुंच जाते हैं। व्यापार में भाषाओं की सीमा का अतिक्रमण होता रहता है। आज हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सामान मंगाने के लिए हमें उनकी भाषा में संबंध स्थापित करना पड़ता है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल को, अपने सामान को संपूर्ण विश्व में बेचना चाहते हैं। जगह जगह विश्व के लगभग सभी देशों तक उनकी पहुंच है और वो अपनी कंपनियां, इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।
जिसके लिए उन्हें उस माल के प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए भी उन्हें देसी भाषा और अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ने विश्व के विभिन्न देशों को व्यापार के लिए एक मंच दिया है। अतः इन देशों के बीच व्यापार का संबंध तभी कायम हो सकता है जब ये देश भाषा के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और भाषा के स्तर पर यह देश अनुवाद के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। इस तरह से व्यापार का क्षेत्र भी अनुवाद की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 11वां बिंदु है विधि में अनुवाद। किसी भी देश में कानून के माध्यम से ही सरकार कार्य करती है। भारत जैसे बड़े देश में, जहाँ बहुभाषीय राष्ट्र है, जो जिसमें बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय एक है, इसलिए न्याय को आम जनता तक पहुंचने के माध्यम स्वरूप में एक ही उपाय है, वह है अनुवाद। बहुभाषीय राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि कानून को राष्ट्र की सभी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए, और यह तभी संभव है जब अनुवाद का सहारा लिया जाए। भारत में विधि संबंधी समस्त सामग्री के अनुवाद की व्यवस्था की गई। भारतीय अनुवाद परिषद की स्थापना की गई ताकि अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में समस्त विधि साहित्य का अनुवाद उपलब्ध कराया जा सके। 12वां बिंदु है साहित्य में अनुवाद। साहित्य मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। इसमें वह अपने भाव, विचारों, दुख, सुख, आक्रोश, क्रोध सबको शब्द देता है। किसी भाषा में लिखित उत्तम साहित्यिक ग्रंथ एक सीमित क्षेत्र के लोगों तक ही उपलब्ध होता है, लेकिन अनुवाद के माध्यम से ऐसे साहित्य संसार के व्यापक क्षेत्रों की भाषाओं के लोगों तक पहुंच जाता है। काशी के एक छोटे से जगह का रहने वाला हिंदी का एक लेखक प्रेमचंद विश्व के, न केवल भारत अपितु विश्व के विभिन्न देशों तक पहुंचता है, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता है अनुवाद के माध्यम से। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगला छंद अगर अंग्रेजी में अनुदित करके प्रकाशित नहीं किए जाते तो उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता शायद। आजकल सीमित क्षेत्रों में सीमित क्षेत्रों में व्यवहार की जाने वाली भाषाओं के लेखकों को भी नोबेल पुरस्कार मिलने लगा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के लेखक J.M. कोएत्जी को नोबेल पुरस्कार का मिलना इसका प्रमाण है। नॉर्वे के नाटककार इब्सन के नाटक, स्पेनिश भाषा की उत्तम रचनाएं आदि अनुवाद के माध्यम से ही नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तुत हो पाती हैं। आज हिंदी में विदेशी साहित्य के साथ भारतीय भाषाओं के साहित्य की उपलब्धता अनुवाद के कारण ही संभव हो सकी है। इसी तरह से हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद का साहित्य अनुवाद के माध्यम से विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद कार्य ने साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन को सुलभ बना दिया है। 13वां बिंदु है भाषा शिक्षण में अनुवाद। वर्तमान समय में हर आदमी के लिए आवश्यक हो गया कि उसे अपनी मातृभाषा के साथ कम से कम एक अन्य भाषा का ज्ञान हो। जब कोई विदेशी भारत में आता है तो उसको अन्य भाषा के रूप में हिंदी भाषा सीखनी पड़ती है। इसी तरह से भारत से जाने वाले के लिए विदेश की भाषा सीखनी पड़ती है। अन्य भाषा के शिक्षण के लिए अनुवाद का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अपनी भाषा के माध्यम से सीखना आसान होता है। जैसे किसी को हिंदी सीखना हो तो हिंदी के अभिलक्षणों को हम उस व्यक्ति की मातृभाषा के साथ व्यतिरेक दिखाकर आसानी से सिखा सकते हैं। अनुवाद के माध्यम से भाषा शिक्षण का कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। 14वां बिंदु है संचार माध्यमों में अनुवाद। आधुनिक युग में संचार माध्यमों का आम जीवन में महत्व बहुत बढ़ गया है। हमारी दिनचर्या को भी संचार माध्यम प्रभावित करने लगे हैं। भाषा की सीमा का अतिक्रमण करने के कारण संचार माध्यमों में अनुवाद का महत्व बढ़ गया है। संचार माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब प्रमुख हैं। प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्र समाचारों के लिए सरकारी सूचना, न्यूज़ एजेंसियों को दी हुई सामग्री, प्रादेशिक संवाददाताओं की डाक आदि पर निर्भर करते हैं। प्रादेशिक भाषाओं में सीमित सामग्री प्राप्त होती है, शेष सामग्री अन्य भाषाओं में अनुदित करनी पड़ती है।
इस क्षेत्र में अंग्रेजी भी एक हद तक अधूरी रहती है। रॉयटर जैसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी अन्य देशों की भाषाओं के छपे और प्रसारित समाचार आदि अनुदित करा के अपने ग्राहकों को पहुंचा पाती है। सामान्य पाठक नहीं पहचान पाते कि इस बीच अनुवाद की प्रक्रिया कितनी मात्रा में चलती है। भारतीय भाषाओं की फिल्मों का प्रसारण करते हुए उनके संवादों का सीधा हिंदी पाठ टेलीविज़न के स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। यह सब अनुवाद के कारण ही संभव हो पाता है। पत्रकारिता में अनुवाद 15वां बिंदु है। विद्यार्थियों, अनुवाद की दृष्टि से पत्रकारिता का विशेष महत्व है। पत्रकारिता के लगातार बदलते स्वरूप ने मानव जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों को आत्मसात किया है। आज हम अपने आसपास के समाचारों के साथ ही विश्व की तमाम घटनाओं से सरोकार रखने लगे हैं। इराक में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, आजकल कोरोना की बात अगर हम करें तो कोरोना की हमें तुरंत जानकारी चाहिए। चीन से फैला, चीन से कहाँ गया, कितने, आजकल रोज़ समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़ चैनलों में हम देखते हैं कि कितने संख्या बढ़ी, कितनी घटी, विश्व के तमाम देशों की जानकारी हमारे पास मिलती है। वह किस भाषा के कैसे हमारे पास पहुंच पाती है, उसमें अनुवाद की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के कारण ही आज उसमें अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। पत्रकारिता के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है शीघ्रता। खबर पहुंचाने में तेज़ी या शीघ्र खबर का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसमें आशु अनुवादक की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद की बात करें, जो हमारा 16वां बिंदु है, तो वर्तमान समय में पर्यटन की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। प्रत्येक देश में पर्यटन एक व्यापार का भी प्रमुख रूप ले चुका है और यह पर्यटन संभव हुआ है अनुवाद के माध्यम से ही। विदेशी पर्यटकों की भारत में बढ़ती भीड़ ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। पर्यटक को द्विभाषियों की आवश्यकता पड़ती है, दो भाषा बोलने वालों की, जो उनकी भाषा को भी समझे और हमारी भाषा तो जानता हो, ताकि वह उनको समझा सके। क्योंकि पर्यटन के आनंद के लिए उन स्थानों के बारे में बताने वाले गाइडों की ज़रूरत पड़ती है। गाइड अनुवाद के माध्यम से पर्यटकों की भाषा में तथ्यों को अनुदित करके स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। वर्तमान में भारत में भी विदेशों में घूमने का शौक बढ़ रहा है। तमाम ट्रैवल एजेंसियां विदेशों के चित्रों के माध्यम से पर्यटकों को लुभाने के लिए टूर प्रोग्राम बनाते हैं और उसके प्रचार के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इससे विदेशी भाषाओं से अनभिज्ञ लोग भी आज आसानी से विदेश भ्रमण का साहस जुटा लेते हैं और भ्रमण करके आ जाते हैं, जो अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अनुवाद और अनुवादक के रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। 17वां और अंतिम बिंदु है विज्ञापन में अनुवाद। अनुवाद की दृष्टि से विज्ञापन का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल सूचनाओं और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। जब विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता है, तब किसी एक भाषा में तैयार किए गए विज्ञापन का अनुवाद करना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में आने के बाद विज्ञापन के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व बहुत बढ़ा है। आज हम जब देखते हैं कि एक अमेरिका की कंपनी ठंडा ठंडा कूल कूल का प्रचार करती है, पेप्सी का प्रचार करती है और देसी अंदाज में और देसी भाषा में करती है, कन्नड़ में करती है, तमिल में करती है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने उत्पाद के प्रति लुभा सके, तो यह अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता है। सरकार को भी अपने विभिन्न कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी कार्यक्रम तभी लोकप्रिय होगा जब उसका प्रचार प्रसार आम आदमी की भाषा में किया जाएगा। अतः अपनी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है और उन विज्ञापनों को लोगों की भाषाओं में अनुदित करके प्रसारित करना पड़ता है। इस तरह से विज्ञापन में भी अनुवाद की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र आज अनुवाद से अछूता नहीं है। जैसे जैसे आदमी वैश्विक बनता जा रहा है, ग्लोबल विलेज की अवधारणा आकार ले रही है। विश्व के प्रत्येक देश एक दूसरे से कम दूर होते जा रहे हैं। उसमें अनुवाद की भूमिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम वर्तमान में कोरोना नामक महामारी के संदर्भ में भी इस बात को परिलक्षित कर सकते हैं कि इसके चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार हम देख सकते हैं अनुवाद का महत्व, कि चीन में एक बीमारी फैली और उस बीमारी के लक्षणों की, उसकी जानकारी अनुवाद के माध्यम से विश्व के सभी देशों तक पहुंची और यह बीमारी भी परिवहन के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों तक पहुंची और इसके निदान, उपचार, इसके लक्षण और इसके उपचार के जो तरीके हैं वो सब अनुवाद के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में लगातार संपर्क स्थापित करके, अनुवाद के माध्यम से संपर्क स्थापित करके जानकारियों का आदान प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे अनुवाद मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस विषय को और समझने के लिए और जानने के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और अनुप्रयोग तथा डॉक्टर सर्वेश पांडे द्वारा लिखित पुस्तक अनुवाद एक परिचय का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।